प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 36। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसके अंदर कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी लोगों के दिमाग में रहते हैं। उन प्रश्नों को खास तौर से शामिल किया गया है। कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है, SC, ST और OBC के लोग अफ्रीका से भारत कब आए। विशेष रूप से इस प्रश्न की चर्चा इस वीडियो के अंदर की गई है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मनु के नाम किसने लिखा? यहूदी, योने या फिर सब ने मिलके? ये सब बताइए प्लीज। संभवतः इन्होंने प्रश्न मनु स्मृति वाले वीडियो में पूछा है कि मनु स्मृति मनु के नाम से किसने लिखी है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मनु स्मृति किसी एक समय में नहीं लिखी गई है। इसकी प्राचीन पांडुलिपियां 8वीं सदी के बाद की हैं। वो किसी और ने लिखी हैं। मध्यकाल में मनु स्मृति किसी और ने लिखी, मुगल काल में किसी और ने लिखी, अंग्रेजों के काल में किसी और ने लिखी, आजकल कोई और लिख रहा है। तो ये तय कर पाना कि ये यहूदियों ने लिखी या ईरानियों ने लिखी या ग्रीकों ने लिखी या भारतीयों ने लिखी, कोई नहीं बता सकता। अगला प्रश्न है, सर जी कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए भारत के सच्चे इतिहास को जानने के लिए और कहाँ से मिलेगा? क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन से 2-3 बार ऑर्डर किया, अभी तक नहीं आई, कैंसिल हो रहा है। किसी एक किताब से आप भारत के इतिहास को या भारत में जितने भी धर्म हैं उनके बारे में नहीं जान सकते। भारत के इतिहास को जानना है तो आपको कई किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। आपके मन में अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है कि कोई एक किताब मिल जाए उसमें ये सारी जानकारी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसमें एक साथ ये सारी जानकारी उपलब्ध हो। हम लोगों को जब कोई किताब खरीदनी होती है तो पहले उसे ऑनलाइन देखते हैं, अगर वहां से मिल गई तो वहां से ऑर्डर कर देते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं मिली तो दिल्ली जाकर खरीद लेते हैं, अगर वहां भी नहीं मिली तो पब्लिकेशन का पता करते हैं, वहां से जाके खरीद लेते हैं। और हर किताब में लिखी हुई जानकारी सही नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। तो आपके पास कई ऑप्शन हैं, उनका प्रयोग करो और वहां से आप पुस्तकों को खरीद सकते हो। अगला प्रश्न है, मूल निवासी अफ्रीका से भारत कब आए थे? मानव विकास और भारत में आगमन की जो टाइमलाइन है वो बहुत प्राचीन है। भारत में नर्मदा घाटी जैसे स्थानों पर मानव के जो प्रमाण हैं वो 3 लाख वर्ष प्राचीन माने गए हैं। लेकिन उनमें अंतर क्या है? वो होमोसेपियंस नहीं थे, ये अंतर है, ये आपको समझना है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 70,000 वर्ष पहले होमोसेपियंस अफ्रीका से निकले, वो पूरे विश्व में फैल गए, अरब ईरान होते हुए वो भारत आए। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबके पूर्वज अफ्रीका से ही आए थे। यहाँ पर मूल निवासियों की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा है ये प्रश्न दर्शाता है कि आपने इस प्रश्न को इसलिए पूछा है क्योंकि जो लोग अपने आप को मूल निवासी कहते हैं वो आर्यंस को बाहर का मानते हैं, मध्य एशिया का, ईरान का, ग्रीक का। तो उसी गुस्सा में आपने ये प्रश्न पूछा है। अगर हम बाहर के हैं तो ये भी बाहर के हैं। अभी मैं बता चुका हूं कि अफ्रीका से सभी के पूर्वज आए थे, अलग अलग क्षेत्रों में फैले, फिर समय के अनुसार साम्राज्यों का निर्माण हुआ, कबीले बने, उनमें झगड़े हुए, राजा बने, एक दूसरे को लूटा, मारा, गुलाम बनाया, ये सब हुआ। जब मध्य एशिया से लोग भारत आए तो वो बसने के लिए नहीं आए थे, लूटने के लिए आए थे, लेकिन लूट नहीं पाए तो ईरान वाले एरिया में रुक गए। इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। प्राचीन जो ईरान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वही आर्यावर्त है। भारत में कहीं कोई आर्यावर्त नहीं था। भारत में आर्यावर्त मौर्य काल के बाद दिखाई देता है और इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है गुप्त काल में, समुद्रगुप्त के लेखों में। अशोक के अभिलेखों में उस समय हमारे देश का नाम था जम्मूदीप। जम्मूदीप के बाद भारतवर्ष हुआ नाम, भारतवर्ष के बाद आर्यावर्त नाम हुआ।
जबकि हमें उल्टा पढ़ाया जाता है कि पहले आर्यवर्त है फिर बाकी नाम है। पहले इतिहास को समझो तभी इतिहास समझ में आएगा। नफरत, गुस्सा और सामंतवादी विचारधारा को स्वीकार करने से आप न इतिहास को समझ पाओगे, न भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझ पाओगे। अगर कोई बाहर से आया है तो उसे खुल के स्वीकार करना चाहिए कि मैं बाहर से आया हूँ। मैं अपने कई वीडियो में इस बात को स्वीकार कर चुका हूँ कि मेरे पूर्वज 5वीं 6ठी सदी ईस्वी में गांधार वाले क्षेत्र में शासन करते थे। उससे पहले वो कहाँ करते थे हमारे पास इतिहास नहीं है। हो सकता है वो ईरान से आए हो, मध्य एशिया से आए हो, कहाँ के थे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। भारत के जो मूल लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं और द्रविड़ लोग हैं, जिनकी मूल जो परंपरा है वो शमन परंपरा है। ध्यान, योग, तपस्या और प्रकृति पूजा ही इनका मुख्य धर्म है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप जिन मूल निवासियों की बात कर रहे हैं केवल वही अफ्रीका से नहीं आए थे, आपके पूर्वज भी अफ्रीका से आए थे, लेकिन आपके पूर्वज भारत में ना आकर मध्य एशिया चले गए। बस यही फर्क है। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किसने लिखी हैं तथा यह पूर्ण रूप से काल्पनिक हैं या किसी घटना पर आधारित हैं, कृपया कर बताएं। जातक कथाएं किसी एक समय में या किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई हैं। जातक कथाओं के संबंध में ये कहा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की ये कथाएं हैं, लेकिन अधिकतर जो कथाएं हैं वो तर्क पर खरी नहीं उतरती हैं और वो काल्पनिक प्रतीत होती हैं। जातक कथाओं की रचना हर्षवर्धन के शासनकाल तक हुई है। कुछ जातक कथाएं अति प्राचीन भी हैं, कुछ बाद की हैं। तो जातक कथाओं का कोई निश्चित समय नहीं है और वो कथाएं हैं, उन्हें इतिहास ना मानो। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपके द्वारा दिए गए इतिहास पर एक किताब लिख रहा हूँ, कृपया आप बताएं मेरी किताब लिख सकता हूँ? हाँ, अवश्य लिख सकते हो। मैंने किसी को मना नहीं किया है। जिसको लिखना है वो लिख सकता है, इसमें मेरी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, कुषाणों के वंशज गुर्जर जाति है, तो कुषाणों के पूर्वज कौन थे? उनकी जाति, वे किस जाति धर्म के लोग थे? जवाब दें। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जाति की आपने जो बात की है वो सही नहीं है, क्योंकि जाति का जो उल्लेख है, वर्ण का जो उल्लेख है वो ब्राह्मण धर्म में मिलता है और कुषाण ब्राह्मण धर्म के अनुयायी नहीं थे, न कुषाणों के पूर्वज थे। और आपको यही जानना था, कुषाण मूल रूप से मध्य एशिया से जुड़े थे। वहां से वो चीन गए, चीन से फिर से मध्य एशिया गए, फिर से मध्य एशिया से चीन गए और फिर चीन से उज्बेकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान में आकर बसे। और उस समय अफगानिस्तान में जो राज्य था वो ग्रीकों का था। फिर बाद में ग्रीकों को पराजित करके अपना साम्राज्य बना लिया। इनकी कोई जाति नहीं थी और इनका कोई धर्म नहीं था। ये कबीलाई लोग थे, घुमंतु लोग थे। ये मूल रूप से किसकी पूजा करते थे? ईरानी देवी देवताओं की पूजा करते थे और मध्य एशियाई देवी देवताओं की पूजा करते थे। भारत में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म के साथ साथ ये अपने देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। इसीलिए कुषाणों के सिक्कों पर तमाम देवी देवता दिखते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के देवी देवता हैं और ईरानी वेक्ट्रियन देवी देवता हैं। आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर शक ही आज के जाट हैं और कोरी शाक्य कन्वर्टेड अंसारी ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो शक हैं वो जाट हैं, आपने ये कहा है। तो सारे जो जाट हैं वो शक नहीं हैं। अधिकतर जाट शक हैं, ये सही है, लेकिन जाटों में एक धड़ा ऐसा है जो शकों का नहीं है। पहले आप जाटों के गोत्रों को देखो, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हो। जाटों के बहुत से जो गोत्र हैं वो शकों से मेल खाते हैं, ये सही है, और उनके बहुत से गोत्र हैं नागवंशियों से मेल खाते हैं, मौर्यों से मेल खाते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जाटों की जो आज स्थिति है वो पुरानी स्थिति से बहुत बदली हुई है। और आगे आपने कहा है कि जो कोरी शाक्य हैं वो कन्वर्टेड अंसारी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो अंसारी हैं एक प्रमुख मुस्लिम समुदाय माना जाता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से जुलाहा यानी बुनकर माना गया है। जुलाहा मूल रूप से कपड़ा बुनने
वाले लोगों का समूह था और शुरुआत में ये कोई जाति नहीं थी। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब अंसारियों से ये बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि इस्लामिक इतिहास में अंसार वे लोग हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद का साथ दिया था मदीना में, और भारत में अंसारी नाम अपनाने वाले जितने भी लोग हैं वो स्वयं को उसी परंपरा से जोड़ते हैं, ना कि बुनकर परंपरा से जोड़ते हैं। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो आपने कहा है प्रशांत सर, एम आई करेक्ट? तो कुछ मुद्दों पर आप सही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि मामला धर्म और समाज का है। लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं, वो सच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए सोच समझकर ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत समय पहले, तो एक सामाजिक संगठन है, उनकी तरफ से विशेष रिक्वेस्ट आई थी कि कृपया कर हमारे समाज का जो इतिहास है उसका खुलासा ना करें। बड़ी मुश्किल से हमने अपने पूर्वजों को भुला पाया है, उनके कर्मों को भुला पाया है। तो हमारी टीम के जितने भी साथी हैं सब ने बैठकर डिस्कस किया और इस मुद्दे को समझा और निर्णय लिया कि जाति पर वीडियो अभी नहीं बनाएंगे, और अगर भविष्य में बनाएंगे तो बहुत सोच समझ कर बनाएंगे। तो आपने जो यहाँ पर बोला है कुछ हद तक तो उसमें सच्चाई है और कुछ हद तक उसमें सच्चाई नहीं है। अगला प्रश्न है, आस्तिक लोग हमेशा मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि जब बुद्ध का धम्म का ज्ञान मौखिक था तो वेद उस समय मौखिक क्यों नहीं हो सकते? जैसे बुद्धिस्ट लोग अपने श्लोक को कंठस्थ कर लेते थे वैसे ही वैदिक भी कर लेते थे, क्योंकि लिखने की कला तो बाद में आई पूर्ण ग्रंथ में। इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है या आस्तिकों के मन में जो प्रश्न चलता है, ऐसे प्रश्न आज से 15 साल पहले मेरे मन में चलते थे, लेकिन अब मेरे दिमाग में इस तरह के प्रश्न नहीं चलते हैं, क्योंकि इतिहास समझ में आ गया है। बुद्धिस्टों की बात करें तो बुद्ध की मृत्यु के बाद ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इतिहास में इसकी चर्चा होती है, और क्यों हुआ था इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप उन्हें देख सकते हो। तो उनकी जो परंपरा थी वो पूरी तरह से मौखिक नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके जो प्रमाण हैं बुद्धिस्टों के, जैसे वैशाली का जो स्तूप है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। ईसा पूर्व के आसपास यानी बुद्ध के समकालीन ही माना जाता है। पिपर हवा से जो अवशेष मिले उन अवशेषों को भारत सरकार ने दिल्ली में रखा है। गनवरिया नाम का एक स्थान है, वहां पर जो खंडर हैं वो भी बुद्ध के समकालीन ही हैं। इसके बाद और भी हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैं बुद्धिस्टों के ग्रंथों को पूरी तरह से खारिज करता हूं कि उनके पास कोई ग्रंथ थे ही नहीं। उनके सारे ग्रंथ मुगल काल में या अंग्रेजों के काल में लिखे गए, मैं ये स्वीकार करता हूं, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथों में जो लिखा वो स्थान आज भी हैं, उनके अवशेष हैं, उनके प्रमाण हैं। और भारत में जितने भी राजा हुए 90% राजा बुद्धिस्ट ही थे, फिर वो चाहे भारतीय हों या विदेशी आक्रमणकारी ही क्यों ना हो। तो उनकी परंपरा पूरी तरह से मौखिक नहीं थी। उनकी प्राचीन पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। ये बात हो गई बुद्धिस्टों की। अब बात करते हैं वैदिक परंपरा वालों की, क्योंकि बुद्धिस्टों के पास प्रमाण हैं और भौतिक प्रमाण हैं। उन्हें केवल मौखिक परंपरा के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उन्हें प्रमाणों के आधार पर स्वीकार किया जा रहा है। वैदिक परंपरा वालों से जब ये पूछा जाता है कि आप अपने प्रमाण दीजिए जो 1500 ईसा पूर्व के हों, क्योंकि यही कहा जाता है कि वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई है, तो 1500 ईसा पूर्व का कोई प्रमाण किसी के पास उपलब्ध नहीं है जो वेदों से संबंधित हो। 1000 ईसा पूर्व का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो वेदों से संबंधित हो। वेदों में जो बातें लिखी हैं वो आज के भारत से मेल नहीं खाती हैं। वेदों में जिन देवी देवताओं की चर्चा की गई है उन देवी देवताओं का जन्म भी भारत के किसी भी भाग में नहीं हुआ था। इंद्र का सबसे प्राचीन प्रमाण तुर्की में मिलता है, भारत में नहीं। और इंद्र ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं, और ऋग्वेद में बाकी जो देवताओं की चर्चा की गई है उनमें से अधिकतर देवता हुरियन धर्म में पहले से मौजूद हैं। जिन देवी देवताओं को भारत का बताया जा रहा है और भारत में ही उनके सबसे प्राचीन प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, तो ये प्रश्न खारिज करने योग्य नहीं है। मैं वैदिक परंपरा का कोई विरोधी नहीं हूं। मैं जो काम कर रहा हूं उसे पूरी तरह से अच्छे से कर रहा हूं।
इतिहास पढ़ाओ तो प्रमाणों के साथ पढ़ाओ, अन्यथा मत पढ़ाओ। जिसके प्रमाण हो, भले ही वो आपका विरोधी क्यों ना हो, उसकी बात करनी पड़ेगी। इतिहास में बुद्धिस्टों के पास जितने प्रमाण हैं उतने प्रमाण किसी के पास नहीं है, इसलिए बार बार उनकी बात होती है और उनकी बात करनी पड़ती है। वैदिक परंपरा से संबंधित जो प्रमाण हैं, स्पष्ट और साफ तौर पर जो मिलना प्रारंभ होते हैं वो दूसरी सदी ईसा पूर्व से मिलना प्रारंभ होते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। वो प्रमाण भी बुद्धिस्टों के अधीन ही मिलते हैं। ब्रह्मा जी को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी का प्रमाण कहाँ मिलता है? ब्रह्मा जी का प्रमाण भी बुद्धिस्टों के यहाँ मिलता है। और इंद्र का जो प्रमाण है, सबसे प्राचीन प्रमाण जो इंद्र का है वो तुर्की में मिलता है। और भारत में जो इंद्र का प्रमाण मिलता है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व का मिलता है, शकों के यहाँ। इसके बाद कुषाणों के यहाँ कनिष्क के शासन काल में। और इंद्र भी किसकी पूजा कर रहा है? बुद्ध की पूजा कर रहा है। ये सामने है, प्रूफ देख लीजिए। तो इतने सारे प्रश्नों को इस तरह से खारिज नहीं किया जा सकता जिस तरह से लोग आजकल समझ रहे हैं। इसीलिए बार बार बुद्धिस्टों को इतिहास में महत्व दिया जाता है। और आपसे जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि जिस तरह से बुद्धिस्टों को स्वीकार किया जाता है मौखिक ज्ञान के आधार पर, तो मौखिक ज्ञान के आधार पर मुझे भी स्वीकार करूं, तो आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हो कि मैं आपको अवश्य स्वीकार करूंगा और मैं आपकी पूरी मौखिक परंपरा को स्वीकार करूंगा, बशर्ते आपके पास प्रमाण तो हो। आपके पास ग्रंथ नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन कम से कम आप इस देश में रहते तो होंगे, कोई राजा तो होगा। अगर राजा नहीं था तो कबीला तो होगा, कौन से क्षेत्र में था ये बताओ, ग्रंथों में इसका वर्णन तो होगा। इस तरह से कई प्रश्न उनके सामने खड़े किए जा सकते हैं। तो आपको इन सभी तथ्यों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि बुद्धिस्टों का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से मौखिक परंपरा से नहीं जुड़ा था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वैदिक परंपरा के सबसे जो मजबूत प्रमाण है भारत में वो दूसरी सदी ईसा पूर्व से मिलना प्रारंभ होते हैं, उससे पहले बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। कुछ समय आप लोग रुक जाइए, मैं आपको इस तथ्य की जानकारी भी देने वाला हूं कि हमारे देश में जो वनी इजरायली थे वो कब आए थे, और जो अग्नि की पूजा करने वाले लोग थे वो कब आए थे, और अग्नि की जो पूजा करते थे वो लोग वैदिक नहीं थे, ये भी आपको समझाने वाला हूं। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर आपका फिर से कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।